सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके भी टोटल हाँ चलो वो देख लेते हैं जितने फाइव भी हैं। एट एट ही हैं। ऐसा लो क्वेश्चंस हैं बेटा। ये आपके पास जो चैप्टर है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे बेसिकली यानी कि फ़िज़िक्स की ब्रांच को हम कह रहे होते हैं, ऐसी ब्रांच को जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों से डील करते हैं और वो मिलके एक हाई इम्पैक्ट देते हैं। लाइक इसके अंदर जो लैपटॉप होता है उसके अंदर जो चिप्स लगी होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, सिंपल है। ठीक है। हम्म इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जितनी भी मेकअप हुआ पड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलप कहाँ से हुआ, शुरू कहाँ से हुआ, इसका जस्ट एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो बेटे सिंपल, इसमें आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, पीरियोडिक टेबल, ये वही पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को जब आप ग्रुप 5 और 3 वालों के साथ मिलाते हैं तो नई चीज़ें बनती हैं। बात हम्म समझ आई? अब वो क्या क्या बनती हैं वो हम उसकी केमिस्ट्री भी देखेंगे एटॉमिक लेवल पे, और उसकी वजह से जो एक ब्रॉडर इम्पैक्ट आता है लार्ज स्केल पे वो भी हम देखेंगे। ठीक है। हम्म सही फिर रिकॉर्डिंग अच्छा जी, ठीक। और फिर मोर ओवर हम इस चैप्टर के अंदर ये भी देखेंगे कि यार जब उनके ऊपर करंट की इम्प्लीमेंटेशन होती है वोल्टेज की, तो उनका हम्म इम्पैक्ट क्या होता है और उससे हम क्या क्या काम कर सकते होते हैं, राइट। सो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत ही कमाल और मैजिकल चीज़ का अगर नाम लूँ तो दैट इज़ द डायोड। ठीक है। हम्म अब डायोड क्या करता है, ये जो आपके मोबाइल के अंदर चार्जर होता है ना, मोबाइल के चार्जर्स, ये बेसिकली हमारी जो ऑनलाइन सप्लाई आ रही होती है, जो घरों के अंदर बिजली आती है वो बेसिकली एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। हम्म अल्टरनेटिंग को वो उसके अंदर डायोड लगे होते हैं और वो अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है पहले। हम्म और डायरेक्ट करंट में करके हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ वो खुद ही चार्जर के पिन की फॉर्म में लगता है और फिर इस तरह वो मोबाइल को परमानेंटली चार्ज करता रहता है। अदरवाइज अगर वो अल्टरनेटिंग की फॉर्म में हो उसी तरह, तो वो कभी चार्ज करेगा कभी डिस्चार्ज करेगा, तो मोबाइल चार्ज ही नहीं हो पाएगा फिर उस तरह। यस यस यस। तो लिहाजा ये हमारे छोटे से छोटे चार्जर से लेकर लैपटॉप्स, मोबाइल्स और ब्रॉडर लेवल पर अगर आप चले जाएं तो एआई की पूरी इंडस्ट्री, जो कि डिफरेंट गाड़ियों के अंदर इवन के कंप्यूटराइज्ड फंक्शन होते हैं कि गाड़ी की रेस बढ़ाएंगे तो कितना पेट्रोल को पंप किया जाए, कितनी स्पीड दी जाए इंजन को, वगैरह वगैरह, ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो रहा है आजकल। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि मशीन लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक्स आपस में मिक्सअप होकर एक नई इनोवेशन की इंतहा कर देते हैं। आज हम बेटे इस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर की तरफ अगर हम आएँ तो इसमें पहली चीज़ जो है वो है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ अ डायोड। अब देखो ये सारी बातें मेरे ख्याल से ऊपर से गुजर जाएंगी आपके। व्हाट इज द फॉरवर्ड फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड डायोड, और विथ आपको इस ऑफ चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि डायोड कोई चीज़ है, ठीक है। वो जो अभी आपने बताई है। हाँ, विड्थ ऑफ द डेप्लीशन रीजन आपको इसका भी नहीं पता, ठीक है। ये नहीं। अभी हमने रेड सर्कल में ले दिया है इसको। मैं तो ये जो डिप्लीशन रीजन का जो बेसिकली आपका विड्थ है, ये आपको इसलिए नहीं पता, क्यों? क्योंकि अभी हमने डिप्लीशन रीजन को स्ट्रक्चरली देखना है कि क्या है, और रिवर्स बाइसिंग क्या चीज़ होती है और फॉरवर्ड बाइसिंग क्या चीज़ होती है ये भी हमने देखनी है, ठीक है। यस सर। तो वन ऑन वन, इससे पहले कि बच्चे हम रिवर्स और फॉरवर्ड बाइसिंग की तरफ आएँ, हम सबसे पहले येलो कलर वाले डायोड को फोकस करेंगे। डायोड होता क्या है, ठीक है। हम्म और उसके अंदर डेप्लीशन रीजन क्या चीज़ होती है ये देखेंगे। जब दो चीज़ों को पता लग जाएगा फिर हम उसको आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो ये असर आएगा, रिवर्स करते हैं तो ये असर आएगा, ठीक है। विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन पर। अच्छा, ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें। यस सर। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम के ऊपर अगर आप देखें इस चीज़ पे मेंशन हुआ है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। यस सर। एक्सट्रिंसिक को छोड़ें, सेमी मीन्स हाफ, कंडक्टर मीन के द वंस दैट आर गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन अ स्पेसिफिक कंडीशन। नॉर्मली कंडक्ट हम्म ना करें तो सेमीली अगर कंडक्ट कर रहे होते हैं तो दोज आर कॉल्ड एज द सेमी कंडक्टर, ठीक है। यस सर। अच्छा, आप इसको बेटा तवज्जो से ज़रा देखें। सर ये सिलिकॉन है ऐसा ही हाँ, है यस सर। यस यस एग्जैक्टली, मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। इसको ओके। गौर से देखें ज़रा, सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, पी फॉर फास्फोरस। हम्म तो फास्फोरस जो सेंट्रल एटम है, मुझे बताएं फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? सर अभी आपने क्या बोला। यार
जो 5 ग्रुप का मेंबर हो पीरियोडिक टेबल में। 5। हाँ, तो अब ज़रा सिलिकॉन को देखें। सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप का मेंबर है, इसके आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए? 4। 4। वेल डन। अब थोड़ा सा आप तवज्जो करें। तो ये सेमीकंडक्टर हुआ ना सिलिकॉन, ये पिछले चैप्टर का पहला सवाल था ना जो हाँ वो आपने। तो था। अब आप ज़रा लॉजिकली ना, मैं इस चीज़ों पे कुछ चीज़ों आपको समझा रहा हूँ, इसको आपने इंतहाई तवज्जो से देखना, ताकि मैं चाहता हूँ आपको बेटे समझ आए। यस सर। ये है आपके पास फास्फोरस। बिल्कुल। ये क्या है? फास्फोरस। हाँ, ये फास्फोरस है। ठीक है, मैं फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का, हम्म। ये 2 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के, हम्म। ये 3 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के, और ये 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के। ठीक है, फास्फोरस 5 का एक का हो गया। पांचवा इलेक्ट्रॉन ये पड़ा हुआ है ब्लैक में। ओ। ठीक है। ओके, यस यस। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ ड्रॉ करने लगा हूँ, गौर से देखना। इस सिलिकॉन के इसके हम्म। इस सिलिकॉन के अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो ये एक इधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है, एक इधर, 3। ठीक है, हम्म। और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इन या इन में से अच्छा। आप इसको कंसीडर कर लें सपोज। ठीक है, ओके। तो ये आपके पास इसके 4 पड़े हुए हैं। अच्छा, इसके देखें, 1, 2, 3, और यहाँ पे उसने एक एग्जैक्टली नहीं बनाया, इसको इधर कर लें तो 4 हो जाएंगे। ठीक है सर। तो इस तरह हर सिलिकॉन ना अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है अपने दूसरे एटमों के साथ। ठीक है, यस सर। सिलिकॉन इसका मतलब हर साइड पे 4 बॉन्ड बनाएगा, इधर, इधर, ऊपर और नीचे फास्फोरस है ना? हम्म। अच्छा, यस मैं सर। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा आपके लिए ना मज़ीद आसान कर देता हूँ, एक बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ। हम चलते हैं उस पे ज़रा, वाइट बोर्ड पे। यहाँ पे अब मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो है ना फिगर सी चीज़, एक होता है कि मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ इन चीज़ों को। सर वैसे मुझे समझ आ गई है, बिल्कुल सही समझ आई है। वेरी गुड, वेरी गुड। बस ये यार देखो, ये सिलिकॉन है, ये 4 बना रहे हैं। अगर ये फास्फोरस के साथ है, फास्फोरस इधर, 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 और इसका एक और भी तो बनना चाहिए ना फास्फोरस का यहाँ। जी, जो कि बाहर चला गया था वो हाँ, बस अंदर। ये चीज़। अब सिलिकॉन हर साइड से आएगा, तो वो अपने 4 4 ले लेके आएगा। बिल्कुल। लेकिन एक फास्फोरस हर 4 सिलिकॉन से जुड़ेगा, जैसे राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, ये सारे जुड़ के, ये वाला एक उसका फिर भी फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। जी। अब जो फास्फोरस के अंदर अगर मिलियंस ऑफ एटम्स पड़े हों, सो वी हैव मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that are not being attached to any sort of the silicon atom. यस यस। ओके, अब इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि उस मिलियंस ऑफ एटम का जो क्लस्टर बनता है, दैट इज इन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब मैं उसको कह सकता हूं कि यार ये वाला जितना भी एरिया है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज है यार। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसका अल्टरनेट दे देते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास ये वही आपके पास जो सेंट्रल एटम है, वहाँ पे अगर हो बोरोन, थर्ड ग्रुप का मेंबर है, क्या हो? बोरॉन। बोरोन थर्ड ग्रुप का मेंबर है, और इसके साथ फिर वही सिलिकॉन लगाएं, सिलिकॉन, सिलिकॉन 4 हम्म। बनाएगा ना? यस सर। अच्छा, ये वाला बोरोन जो है वो इस सिलिकॉन के साथ मतलब यूं करके अटैच हो जाएगा, यहाँ भी सिलिकॉन आ जाएगा। लेकिन जो इस साइड सिलिकॉन आएगा वो किसके साथ बनाएगा? इधर ये तो है, सिलिकॉन अपना एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, सर लेकिन से बोरॉन के तो मतलब 3 ही है, तो हाँ, 3 ही बोरोन आ के पास सकते तो हैं एक सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, ऐसे ही है। हाँ। इसका यस। मतलब इस शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं होल। क्या शॉर्टेज कहते हैं आप? शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज होल। सुराख सा अच्छा है, हो। ओपनिंग प्लेस है बस, कि गैप यस बचा सर। हुआ है। ठीक है, यस सर। अब बेटे ये जो होल है बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। जी सर। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का होना नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का ना होना पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं।
यस सर। तो इसका मतलब इस पूरे रीजन में जब मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाएगी। यस सर। ओके, वेरी सिंपल। अब इस चीज़ को मेरे लिए एक्सप्लेन करना कोई इतना इशू नहीं है। अब हम आते हैं दोबारा उस पे यहाँ। क्वेश्चन पे। हाँ, अब मैं थोड़ा सा ना आसानी से चीज़ को एक्सप्लेन कर लूँगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का आप फिनोमेना इस पे इम्प्लीकेट करेंगे, अब मैं मतलब बताता हूँ। बोरॉन और एग्जैक्टली exactly. अब फास्फोरस। ये देखिए ना बेटा, इन दोनों को रीजन्स को देखिए आप। तो फास्फोरस के पास नेगेटिव चार्ज की एक्सेस और बोरॉन के पास पॉजिटिव की। हाँ, अब आप अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ यहाँ, यूं, ठीक है, एक ये यस सर। वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन है। तो इस रीजन में नेगेटिव चार्ज एक्सेस होगा ना, और इसमें बिल्कुल। पॉजिटिव। यस सर। ओके, अब आप थोड़ा सा जो पी, इसको जहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा होता है उसको कहते हैं पी टाइप रीजन, पी रीजन भी कहते हैं। ओ ओके। और जहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा होता है उसको एन टाइप फॉर नेगेटिव के लिए कहते हैं। बिल्कुल। अब ये दो यानी कि पार्ट बन गए एक ही मटेरियल के, एक को कहते हैं पी टाइप हिस्से वाला ये वाला रीजन, और इसको कहते हैं एन टाइप। इस तरह की चीज़ को कहते हैं डायोड। ओके। ये मुकम्मल इन मिल दोनों के को डायोड बन डायोड्स गया। कहेंगे। ये मिल के क्या बन गया है? सर ये जो पी टाइप है और वो जो दूसरी वाली टाइप है, ये दोनों डायोड्स का नाम है इनका। नहीं नहीं, पी टाइप और एन टाइप एक डायोड के दो हिस्से होते हैं, जैसे सर और पाँव है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसा पॉजिटिव नेगेटिव। एग्जैक्टली exactly, तो ये मिल के इसने डायोड बना। अब थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे, मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाने लगा। ओके। ये देखें बेटा, यस। ये लिखा हुआ है ऊपर, देखें तो लिखा हुआ है अनबाइस्ड। अनबाइसिंग बेसिकली कहते हैं वोल्टेज को अप्लाई करना, करंट देना, ठीक है। यस सर। तो जब आपके पास पी फॉर पॉजिटिव रीजन वाला पी टाइप रीजन, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, यस सर। और एन टाइप फॉर नेगेटिव रीजन, जहाँ पे फास्फोरस अटैच हुआ था तो इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस थी, तो इसलिए ये नेगेटिव रीजन है। यस सर बिल्कुल। तो ये एन टाइप रीजन जो है और ये पी टाइप रीजन है, ये यस। जब किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होते जी। तो उस टाइम पे उसको हम कहते हैं अनबाइस्ड पी एन जंक्शन। सर किसी के भी साथ कनेक्टेड मतलब नहीं किसी होते वोल्टेज हैं? सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते ओके। तो तब उस उसको कहते हैं अनबायस्ड अनबाइस्ड, पीएन। अनबाइस्ड यानी फिलहाल अभी अनसपोर्टिव है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है वो, ठीक है। यस सर। अच्छा, और अगर आप ये देखें ज़रा, पी एन जंक्शन जो ये वाला एरिया होगा, जी। यहाँ पे जहाँ इस, पे दोनों कलेक्टेड होंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि ये एक दूसरे के लिए जो है वो अफिनिटी रखेंगे, थोड़ी सी अट्रैक्शन रखेंगे, जो अब यूं इसकी मैं सादे अल्फाज में अगर बात करूँ ना, तो ये जो पॉजिटिव है ना यहाँ से, हम्म। ये इस बैरियर को क्रॉस करके उधर पहुँच गए हैं नेगेटिव की तरफ, हम्म। ठीक है। यस सर। और ये जो नेगेटिव थे इन्होंने बैरियर, ये दरमियान में डॉटेड लाइन है, पी एन जंक्शन कह रहे हैं, डॉटेड लाइन को क्रॉस करके ये इधर पहुँच गए हैं, ठीक है। ये नॉर्मली ये चाहते हैं कि हम न्यूट्रलाइज होके एक दूसरे के इम्पैक्ट को ख़त्म कर लें, यस सर। तभी तो ये फैलांग रहे हैं, उधर वाले उधर जा रहे हैं। देखो ना, ये नेगेटिव इधर से फैलांगा और यहाँ पहुँचाया, ये पॉजिटिव इधर से फैलांग के इधर पहुँचाया, ठीक है ना। हम्म। बेसिकली आप इसके अंदर आपको ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये छोटे छोटे होल्स, ये एक गैप होते हैं जो मटेरियल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे की तरफ ड्यू टू अट्रैक्शन जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। हम्म। अच्छा, अब बेटा आपके पास ये पूरा एक डायोड सामने बना हुआ है, जिसका एक हिस्सा पी टाइप रीजन है और दूसरा एन टाइप। दरमियान वाले रीजन को कहते हैं डेप्लीशन रीजन, जो डेप्लीट होता है, जहाँ पे चार्जेस ख़त्म होते हैं। यस सर। तो डेप्लीशन यही होता है ना, एक चीज़ को ख़त्म होते जाना, जो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया होती है। हम्म। तो ये डेप्लीशन रीजन इसको बोलते हैं। अब हम बेटे क्या कहते हैं, इधर अगर आप इसको देखें तो उसने बताया हुआ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस रीजन में है और इधर क्या है, एम्प्टी होल्स हैं। हम्म। अच्छा, मैं अब आता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे थोड़ा सा, बल्कि इससे सर भी। ये एम्प्टी होल्स, एक सेकेंड, दोनों ही जगह एम्प्टी फ्री इलेक्ट्रॉन और एम्प्टी होल्स, अच्छा।
एक साइड पे यार पी टाइप पॉजिटिव वो कह रहा है जहाँ पे, अच्छा हाँ, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना, मतलब जी जी बोरॉन हो पॉजिटिव गया। रीजन है ना वो तो उधर। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर तो बहुत सारे हुए, मतलब फास्फोरस हाँ वाला जी सीन नेगेटिव हो। वाले, ठीक है। जी सर, समझ आ अच्छा गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस चीज़ को लेके, मैंने इस वेबसाइट से चीज़ ली थी। अब गौर करो बेटा कि अगर हम इस पी एन जंक्शन को ये देखें, ये चीज़ गौर से देखें जरा, जी सर। ये वही जंक्शन है। अब आपने बैटरी लगा दी है साथ, ठीक है। यस सर। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव रिपेल करेगा ना इन पॉजिटिव्स को, यस सर। पॉजिटिव धकेलेगा ना इनको इस साइड पे, यानी इधर से इधर की तरफ यूं क्लॉकवाइज, जी। और नेगेटिव इनको इधर से रिपेल करके इधर भेजेगा। जी। एज अ रिजल्ट डिप्लीशन रीजन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज था ये पॉजिटिव उससे मिलेंगे ना, जी सर, दोनों और मिलेंगे। डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा ना। जी। देखो ना दोबारा इस पे आए, ये वाली फिगर देखें, यहाँ पे ये नेगेटिव ज़्यादा है। जी सर। अब ये जो पॉजिटिव पड़े हुए हैं ये आराम आराम से इधर अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो ये नेगेटिव वालों से मिलके न्यूट्रलाइज होकर नेगेटिव की लेयर को ख़त्म कर देंगे। हम्म। और ये नेगेटिव वाले इस पॉजिटिव के साथ यानी फिलिएट होकर ये ख़त्म कर देंगे इस पॉजिटिव की लेयर को। इसका मतलब आपका डिप्लीशन रीजन की दो लाइनों की बजाय एक लाइन रह जाएगी। यस। तो इसका मतलब डिप्लीशन रीजन आपका क्या हुआ, कम हो रहा है। यस सर। और ये किस कंडीशन में कम हो रहा है बेटा, जब आप पी फॉर पॉजिटिव तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से, जिसका मतलब होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। हम्म। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर डिप्लीशन रीजन पे इम्पैक्ट क्या आया, डिक्रीज हो जाता है। हम्म। उल्टा केस चेक करते हैं ज़रा, ठीक है। यस सर। अब ये देखें, अब आपने रिवर्स कर दिया कि नेगेटिव को उधर जोड़ दिया और पॉजिटिव को उधर जोड़ दिया। ओ। अब ये पॉजिटिव जो है ये क्या करेगा, इस एरिया के अंदर सारे इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे। हम्म। और इधर देखें ज़रा, ये एनोड क्या करेगा, सॉरी जो नेगेटिव वाला है आपके पास टर्मिनल, वो इधर से खींचेगा इनको पॉजिटिव को। हम्म। और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा बेटे कि मज़ीद यहाँ पे गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, यस। तो रिवर्स इफेक्ट, रिवर्स बाइसिंग के अंदर डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाता है, और फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर बाइसिंग डिप्लीशन में रीजन, डिप्लीशन पीरियड कम हो जाता है। दैट्स ऑल। बस परफेक्ट है, समझ आ गया आपको, ठीक है। यस सर। इसकी ना डायग्राम्स अगर आप अपनी लर्निंग के लिए देखना चाहते हो तो आपको बेटा ये सेम डायग्राम्स एक शॉर्टर और लेस विजुअल्स में आपको मिल जाएंगी आपकी बुक के ऊपर। और हम्म। उसके अंदर भी बस डिप्लीशन लेयर जो है वो कम ज़्यादा हो रही होगी, बस थोड़ा बहुत वेरिएशन, लेकिन आपको अभी उम्मीद है समझ आ, क्योंकि ये हाईली कलरफुल थी, अच्छी थी। जी सर, अ- बिल्कुल समझ आ गई। अब मैं इस चीज़ को सिंपल रीड कर रहा हूँ अब आपको, ताकि ये पता हो क्या चीज़ है, ठीक है, ताकि रीडिंग में क्लियर यस। हो। ओके, यस सर। देखो बेटा, अ डायोड कंसिस्ट ऑफ अ पी एन जंक्शन एंड द डेप्लीशन रीजन, ये बात ठीक हम्म। है। बिल्कुल। पी एन जंक्शन पर मुश्तमिल होता है और किस, डिप्लीशन रीजन पे होता है। डेप्लीशन रीजन पर होता है। देखो रियाबी का मैसेज भी आ गया, ओ। सर क्या बोल रही है? मैंने इसको कहा था दोपहर को कि बच्चे आई विल सेंड इट इन द इवनिंग मच बिजी, तो वो अब मुझे कह रहे कि श्योर सर व्हेन यू आर इजी, उसका मतलब है मुझे अभी भेज दो। ओहो सर, तो मैं उसको मैं बताता हूँ कि ओके बच्चे आफ्टरनून क्लास। ठीक है हाँ, 10 बजे तक तकरीबन भेजेंगे ना। अच्छा अच्छा सुनो बेटे, तो देखो डायोड किस पे होता है, पीएन जंक्शन पर कंसिडर्ड होता है, ये ओके है मेरे ख्याल से, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। बिल्कुल सही, ये जिसमें तो वो एक बच। साथ में डिप्लीशन रीजन भी होता है। अब वो लिख रहा है कि डिप्लीशन रीजन इज द एरिया अराउंड द जंक्शन वेयर देयर इज नो फ्री चार्ज कैरियर ड्यू टू रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो उस रीजन में दोबारा होल और इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं तो वो फ्री चार्जेस नहीं होते, वो सेंट्रल प्ले। एक सेकेंड सर, इज द एरिया अराउंड द जंक्शन where there are no free charge carriers due to the recombination of electrons and holes.
सर वैसे अगर ये बात ना भी लिखें तो सही है, मतलब कोई ये तो ऐसा मतलब। इशू नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बस दो चीज़ें। अब हाँ अगली ये बात। तो मुझे सर पता है कि यहाँ पे मतलब चार्जेस होते हैं, और मतलब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं हाँ, लेकिन इकट्ठे ये हुए। लिखनी पड़ेगी आप कि द width ऑफ द रीजन डिपेंड अपॉन द बाइसिंग कंडीशन। हाँ ये मैं लिख दूंगी, द विथ ऑफ द ऑफ दिस रीजन, ये जो अपना डिप्लीशन रीजन है इसका, तो बाइसिंग बाइसिंग कंडीशन से पे ही इक्वल होता लग है के, ठीक है। फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड हाँ बाइसिंग के फॉर अंदर क्या होता है, डिप्लीशन कम होता है या ज़्यादा होता है? कम होती है। वेरी गुड। अब इसको पढ़ें। व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बाइस द पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द पी साइड एंड नेगेटिव वोल्टेज टू द एन साइड, दिस रिड्यूसेस हम्म। द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन, ठीक है, हम्म। अलाउिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड, जो नेगेटिव साइड है, इलेक्ट्रॉन उधर से, एंड होल फ्रॉम पी साइड टू मूव फॉरवर्ड टू द जंक्शन एंड रिकम्बाइन। एज अ रिजल्ट द डिप्लीशन रीजन नैरोज सिग्निफिकेंटली। बिल्कुल। अच्छा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिंग मूवमेंट ऑफ द चार्जेस कैरियर इज रिड्यूस, क्योंकि अब चार्जेस अंदर में कम हो गए हैं तो अपोजिशन या उसको रुकावट भी कम मिलेगी, ठीक है। हम्म। अब मुझे बताएं, डिप्लीशन रीजन एक दीवार की मानद है, ठीक है। हम्म। तो जब डिप्लीशन रीजन कम होगा तो वहां से करंट आराम से गुजर जाएगा ना। ओ हाँ बिल्कुल। टेक्निकल बात है ना। और जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो करंट पैसेज नहीं तो होगा वहाँ। दिक्कत होगी, यस। इसीलिए डायोड सिर्फ एक साइड पे कंडक्ट करता है, उल्टा लगा लो तो कंडक्ट नहीं करता। हम्म। और यही वजह है कि ये अक्सर औकात जो आपकी रूफ लाइट लगती है घरों में सीलिंग के दौरान, उसके दो टर्मिनल होते हैं, वो एक दफ़ा काम करते हैं, उल्टे लगाओगे नहीं नहीं जलेगी लाइट। हम्म। तो वो फिर एक अलग ही वो स्नैरियोज होता है, फिर उसका एक सीन चलो डिफरेंट है। सिंपल बताने का पर्पज़ ये है कि जो आपका फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर डायोड कंडक्टर होता है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन कम हो जाते हैं। यस सर। और रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, इन द रिवर्स बाइस द नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाई टू द पी बड़ा साइड, होती है ये। और ये उसका उलट आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। यस सर। और वो ये कहेगा ना कि द पोटेंशियल जो बैरियर है ना अक्रॉस द जंक्शन पुलिंग इलेक्ट्रॉन, ये फार्दर अपार्ट, ये बड़ा हो जाता है, सिंपल, फर्दर अपार्ट। हम्म। तो ये मेन रीजन है, और उसमें क्या होता है, नैरो वाइडन सिग्निफिकेंट। कर जाएगा इसमें रिवर्स प्राइसिंग में। ठीक हो गया। रिवर्स हाँ में बड़ा जी। हो जाता है और फॉरवर्ड में वाइडन जी, स्मॉलर। नैरो। जी। क्लियर है यहाँ तक? सर बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा आप इस चीज़ को ना, दोनों आपके डायग्राम्स में ऐड आपको दे रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगे बना दें, ना लगे छोड़ दें। सर ना मैं रफ मैं जो भी आप मुझे सवाल कराते हैं ना, वो पहले मैं रफ में एक बार लिख के याद करती हूँ और फिर नीट में करती हूँ ना। हम्म। तो रफ में जैसा एक्स्ट्रा आप एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, डायग्राम वगैरह, वो हम्म। रिमेम्बरेंस के लिए मैं लिख लेती हूँ। सही करते हो। देखो बेटे, आज 22 मिनट हो गए और हमारा एक क्वेश्चन हो गया, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको, ये पिछलों से मुश्किल लिंक ही वाले नहीं हैं है। सर। ये हाँ सर, मतलब जैसा पिछली बार मैं वही कह रही थी ना, हम लोग के सिक्स सिक्स क्वेश्चन थे हर चैप्टर के, पर वो इस तरह थे कि हमने हमने शुरू किया था 6 o'clock से, और 10 नहीं 12 तक हमने पूरे 5 चैप्टर्स शायद किए थे। आपको याद होगा यस। स्टैंड अप्स में हमने तैयारी की थी। और हम्म। आज के में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, एक सवाल पे 1 घंटा लग जाता है, इस तरह करके हमारी 8:20 पे क्लास शुरू हुई है ना। जी। चलें बेटा, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि यार ये चीज़ें कवर अप करें हम अच्छे वे से, हाँ। हाँ सर, मेरे ख्याल से फिजिक्स पे ना हमें टाइम लगेगा, बाकी बायो तो हो रही है यार वो काफी अच्छी टेस्ट भी भेजना था आपको, मुझे तो याद नहीं रहा बचा। ओ हाँ सर, मुझे भी याद नहीं रहा, चले सर रात में भेज दीजिएगा जिस तरह आपकी मर्जी हुई। करते हैं, इसको फिनिश करें ना। अच्छा बेटा, दूसरा ओके। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट बीटा इज इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा एम्प्लीकेशन फैक्टर, बीटा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर। मेरे ख्याल से कुछ भी समझ नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं है, अल्फा बीटा तो बस। अल्फा सर बीटा तो वैसे मैं छोड़ें। आपको एक सजेशन दूं, मेरे ख्याल से आज हम 4 ही सवाल कर लेंगे तो अच्छा है। अच्छा चलो यार, सुन तो लें आप। अब अल्फ़ा ओके बीटा तो छोड़ें। आपको ट्रांजिस्टर का पता है? नहीं सर। नहीं पता। एम्प्लीकेशन फैक्टर का पता है? नहीं पता। ठीक है। तो हम थोड़ा सा कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। सर ये एम्प्लीकेशन फैक्टर वो तो नहीं होगा कि रिलक्टेंस? नो। नहीं, अब बल्कि वो तो रेजिस्टेंस था। अब वो सुनो तो अलग सुनो था। सुनो सुनो। देखो बेटे कि जब सिंपली हमारे पास कोई साउंड होती है, जैसे कि म्यूज़िक का साउंड होता है, हम स्पीकरों के अंदर, या आपकी जो मतलब एक सिस्टम होता है बेसर, वो उसको एम्प्लीफाई करता है और हर साउंड की
आवाज़ को वो क्लैरिटी के साथ आप तक पहुंचाता है, राइट। हम्म। अब उसके अंदर कौन सा ऐसा सिस्टम लगा होता है जो उसको एम्पलीफाई करता है, तो उसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ लगी होती है वो होता है ट्रांजिस्टर। उसकी इस तरह तीन टांगे अच्छा। होती हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो छोटा सा शायद होता है ऐसे नीचे, मेरे ख्याल से मैंने ये देखा मैं है। मैं आपको एक मिनट सिर्फ एक मिनट है, मैं ये आपको इसकी पिक्चर देता हूँ। हम जाते हैं गूगल पे, हम जाते हैं यहाँ से, किधर गया यार, ये है ना ट्रांजिस्टर। हम इसको यहाँ से कॉपी मार के ये डायरेक्टली पुट करते हैं, ये देखो ट्रांजिस्टर की शेप आप देखोगे आपको पता लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये पड़े हुए हैं, देखो ना, ये तीन टांगों वाले, हाँ हाँ, यही बिल्कुल बिल्कुल यही मेरे जहन में आया था, यही इसी की ये बात सारे है। ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। ये देखो, जी। ये बोर्ड के ऊपर लगे पड़े हैं, ये देखो ना, ऐसे ऐसे पड़े होते हैं यूँ। हम्म। अब इसकी जो इंटरनल केमिस्ट्री है, राइट, ओके, इसके अंदर ये तीन टांगों का पर्पस क्या है, हम्म। ये थोड़ी सी आपको डायोड से मिलती जुलती नज़र आती है। बात समझ, डायोड, अच्छा। ओके। हाँ, इसको मैं यूँ लिखता हूँ, स्ट्रक्चर इसको लिखते हैं ना, तो ये आ गया। अब मैं आपको ना पी टाइप और एन टाइप के ये देखें, ये आप एक आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त उसने बता बता रखा है ये इसके अगर आप दरमियान में एन टाइप बना लें, नेगेटिव को रख लें, ठीक है, हम्म। और ऊपर भी बोरोन वाला पॉजिटिव रख लें और इधर भी पॉजिटिव रख लें दो साइड पे, हम्म। तो तीन टांगे तो हो गई ना उसकी, एक दरमियान वाली, एक इधर और एक उधर। अच्छा सर, ये मैग्नेट की तरह नहीं होगा ये, मतलब अजीब ही सा होगा। नहीं 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 नहीं, ये मैग्नेट बेटा ये अट्रैक्टिव नहीं होता, मैं ये सिंपल बताने का पर्पज़ ये है यार, उसने। कि नेगेटिव बीच में आ गया ना तो वो एक किस्म का कैंसिल ही हो जाता है इफेक्ट उस स्टेंस में भी ना। अच्छा नहीं, नेगेटिव, अब ये अगर गौर करो ना तो यार, ये दो डायोड जुड़े पड़े हैं, इधर देखें तो पी एन ये बनता है नीचे। सर अच्छा, हाँ इधर हाँ, वो आपका और अगर इस निचले वाले। को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो उधर से पी एन बनता है। हाँ नहीं, टांगे तो मुझे इसकी समझ आ गई कि अच्छा, तीन ही है। अच्छा, अब अगली बात क्या है कि इसके दो तरह के जंक्शन हो सकते हैं। अब दूसरा ये देखें ज़रा, इसको देखें ज़रा, जो यहाँ है, अगर आप, इसके दो तरह के जंक्शन, अच्छा हाँ वो अगर आप दरमियान में जंक्शन, हाँ एन तो रख रेंज। देते हैं, देखो ना, दरमियान में नेगेटिव हम्म। रखते हैं और साइडों से पॉजिटिव। ओ यस, और एक तरफ से नेगेटिव नेगेटिव और पी पॉजिटिव हाँ, तो बीच ये में। एन पी एन भी हो सकते हैं और पी एन पी भी हो सकते हैं ट्रांजिस्टर। बिल्कुल अब बिल्कुल। ट्रांजिस्टर जिस भी नोयत का हो, हमें उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमें जो है ना वो कैसे हेल्प आउट कर सकता है, हम्म। प्रॉब्लम तो ये है ना। अब इस चीज़ को देखो, ये सामने आपके एक ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। जी। अब इसकी बिल्कुल एग्जाम्पल एक शीशे की मानद है, जैसे शीशा होता है, एक सेंटर में कॉमन बेस होती है जी। और एक साइड से भी लोड या इम्पैक्ट आप यूज़ कर रहे होते हो और दूसरी साइड से भी यूज़ कर रहे होते हो, है ना। हम्म। तो इसलिए अब जब आप इलेक्ट्रॉनिकली सर्किट के अंदर इस ट्रांजिस्टर को लगाते हैं बेटे, तो उस टाइम पे आपके पास, आप इनपुट जो देते हो ना इस ट्रांजिस्टर को, कोई भी वॉइस का सिग्नल है, आपके गाने के सिग्नल है, तो वो आप हम्म। बेस और एमीटर से देते हो यहाँ से, अच्छा, ठीक ठीक और ठीक। आउटकम कहाँ से लेते हो, बेस और कलेक्टर से कलेक्टर। लेते हो। हाँ ओके। बात समझ आ गई। ये बड़ी यस सर बिल्कुल। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है, मैं इसको मज़ीद सिंपल नहीं कर सकता। जी सर, ये तो आपने आसान ही सी हाँ, अब बताई। अगली बात क्या है, अब ट्रांजिस्टर इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिकली करता है ऐसा कि वो सिग्नल को बढ़ा देते हैं। ओ आई सी। अच्छा, मैं इसको बड़े सादा अल्फाज में अगर पुट करूं तो तो बेसिकली, इसकी भी टांगे होंगी और इसके ऊपर एक और वो ट्रांजिस्टर लगा हुआ होगा, तो फिर दो टांगों वाली चीजें हो जाएंगी। आप अगर ये जितने मर्जी लगाते जाएं ट्रांजिस्टर ना, उतनी अच्छी साउंड एम्पलीफाई हो सकती है। ओ अच्छा। अच्छा, अब आवाज़ जो होती है, मुझे बताएं बेटे, जब आप एक हेडफोन यूज़ करते हो तो बेसिकली जो साउंड होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हम्म। अब फिर उसके आखिर में हम एक स्पीकर लगाते हैं जो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस में कन्वर्ट करता है। अच्छा। हाँ, तब हम सुनते हैं, अदरवाइज आप पिन लगा लें हेडफोन वाली,
उधर यानी कि पोर्ट के अंदर मोबाइल में, तो आप खाली वायर्स उठा लें और स्पीकर ना लगाएं उसके सामने, तो कभी भी आवाज़ नहीं आएगी। स्पीकर तो सर उसके अंदर ही होता है। वो हेडफोन के अंदर होता है ना, अगर वो हेडफोन का सिरा काट लें आप, तो एक पिन लगा लेने से खाली तारों से तो आवाज़ नहीं आएगी ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल हाँ है। अच्छा अच्छा, उस स्टैंड में जो हाँ। हेडफोन के आगे वाली जगह होती है यस। उधर ये लगा होता है। तो इसका मतलब यार देखो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है लेकिन उसको आवाज़ में कन्वर्ट कोई नहीं कर रहा है ना। जी तो जी वो तो बिल्कुल स्पीकर के बिल्कुल। अंदर हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो बेसिकली आपका एमिटर और बेस का जो करंट होता है ना, जो इनपुट देते हैं, मीटर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो थे अगर 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, हम्म तो ये कलेक्टर और बेस पे जब इनसे निकलेगा तो वो 20 हो जाएंगे। हम्म। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट को बढ़ा देता है वो बेसिकली। तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट को बढ़ा दे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है। अब ये जो करंट को बढ़ाता है तो ऑटोमेटिकली वो आपके हेडफोन वाले स्पीकर के अंदर भी तो कभी ज़्यादा करंट जाएगा, कभी कम जाएगा, तो वो आवाज़ इसी तरह कभी ज़्यादा कभी कम चलती। बिल्कुल इसी तरह होगा। हाँ, और फिर किसी में इलेक्ट्रॉनों का एकदम बम ब्रस्ट जाएगा तो वो हो सकता है बेस बनाए, थोड़े से जाएं तो वो कुछ और बनाए। तो मॉरल ऑफ बिल्कुल। द स्टोरी ये है कि आपके पास ये इनपुट सिग्नल्स होते हैं ट्रांजिस्टर के, और ये आउटकम होती है, ठीक है। हम्म अब इनपुट वालों को आप अल्फा से डोनेट करते हो, हम्म और अच्छा, एमिटर के अंदर जो करंट होगा या इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसको आई फॉर करंट होता है, और ई फॉर एमिटर का करंट, हम्म। और आई सी फॉर कलेक्टर का करंट। आई सी फॉर कलेक्टर का करंट। जो और और एमिटर आई बी की होगा एक तरह से आपका बेस वाला करंट। ओके। आपको पता है ना आप इनपुट कहाँ से देंगे, एमिटर और बेस से। और लेंगे कहाँ से, मतलब सुनेंगे कहाँ से, कलेक्ट बेस करेंगे और तो कलेक्टर। कलेक्टर और बेस से, ठीक है। हाँ बेस जी। इज कॉमन फॉर यस बोथ। सर। अब इस चीज़ को समझते हैं। जी। अब यहाँ पे ये वो कह रहा है कि भाई प्रूव करो, बीटा कहते हैं बेसिकली एफिशिएंसी को एक तरह से, कि यस सर। कितना चीज़ एम्पलीफाई हो रही है, एम्प्लीकेशन फैक्टर यही है। हम्म। और वो किसकी इक्वल होता है, वो बेसिकली रेशियो होती है जो आपने अल्फ़ा दिया था, ठीक है। एमिटर एमिटर। और कलेक्टर का आपस की रेशियो है, कलेक्टर और एमिटर की, यानी ओ। जैसे आउटकम ओवर इनपुट होती है, हम्म। जैसे ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स होते हैं, जी बिल्कुल तो सर। अल्फ़ा उसको कहते हैं। तो अल्फ़ा ओवर 1 - अल्फ़ा एक फार्मूला होता है, इसकी डेरिवेशन अभी देखते भी हैं, ठीक। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे देखो बेटे कि अल्फ़ा क्या है, पहले अल्फ़ा को एक्सप्लेन करता है। जी सर। तो द करंट गेन इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें बेस कॉमन हो कलेक्टर और एमिटर दोनों के लिए, यानी मिडल में बेस पड़ी हो, उसकी बात करें। The current gain in the common base configuration defined as the रेशियो ऑफ ratio of कलेक्टर collector. करंट टू एमिटर करंट। Okay. यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ से जो करंट आउटकम आया, हम्म। और इधर इनपुट से जितना दिया था आउटपुट ओवर इनपुट करेंगे, रेशो निकालेंगे इनकी। जी सर। तो ये जो चीज़ आएगी वो कहता है ये अल्फ़ा आएगा, आई सी आई ए सॉरी अल्फ़ा, आई सी ओवर आई ई, यस सर। यानी कलेक्टर ओवर उसकी आगे रेशो एमिटर की, ठीक है। अच्छा सर, एक बार मैं फिर पढ़ूं। द करंट गेन इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सर ये कॉमन बेस अगर मैं ना लिखूं, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं तो ठीक होगा? यार करंट गेन से मुराद ये है जो आपको करंट कि वो या, आवाज, हाँ, जो हमें सुनाई जी, देगी। और कॉमन बेस इसलिए कह रहा है बेटा कि बेस उसमें कॉमन होती है दोनों साइड पे ना यार। अच्छा ओ, वो जो आपने पहले बेस ये मेंशन वाली की ये थी वाली ये वो वाली वाली। बेस ठहरो, ये देखो। सर जब मुझे लगा वो बैस नहीं होता आवाज का। नहीं नहीं नहीं, बेस। वो बी है, वो और चीज़ है यार। ये बेस जो है ना ये बेसिकली कॉमन है ना, करंट ये एमिटर और कलेक्टर के बीच कॉमन है ना, इधर भी उधर भी। ओ, ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल। कह रहे हैं ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें ये बेस कॉमन फिर रही हो दोनों साइड पे, तो उस हम्म। केस में कलेक्टर और एमिटर की जो आपस में रेशियो होती है उसको आई सी ओवर आई ई कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं। ओके सर, मैं ना अब इसको जरा पढ़ती हूँ, आप वो खोलेगा। हाँ अब ये पढ़ें। The current gain in the common base configuration defined as the ratio of collector current IC to emitter current हम्म।
collector current to emitter current. So alpha is equals to IC over I, वही आपने वो जो बताया था, हाँ जी, आउटपुट ओवर आउटकम ओवर इनकम, ठीक है। तो बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, और कलेक्टर और बेस की आपस में जो रेशियो होती है तो वो सिर्फ आउटकम नहीं होती है। ये क्या बोला सर आपने? ये देखो, कलेक्टर और बेस की अगर रेशियो निकाल लें करंट की, जी जी जी, तो ये तो आउटकम है ना ये, बिल्कुल, इसको बीटा बोलते हैं। इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, आई सी ओवर आई बी जो लिखा हुआ है ना, वही कह रहा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम्म। डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ Fine द है। कलेक्टर करंट टू बेस करंट आई बी। ओके, जी, बिल्कुल। अच्छा, अब ज़रा इस चीज़ को देखें, द एमिटर करंट आई ई इन बी जे टी, यानी कि ये जो अभी आपने देखा है इसको बी जे टी का भी बोलते होते हैं, ठीक है ना, कि बेस जंक्शन ट्रांजिस्टर टाइप। हम्म। द सम ऑफ आई सी एंड आई बी, वो इन दोनों का जो सम होता है वो कलेक्टर के बराबर होता है, सॉरी एमिटर के। हाँ, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल। ये उन्होंने कहा है। अब यूजिंग अल्फ़ा की कंडीशन, अल्फ़ा हमारे पास क्या था, आई सी ओवर आई ई है। IC ओवर IE है, बिल्कुल। तो आई ई को मैं अगर उधर ले जाऊं तो आई सी किसके इक्वल आ जाएगा, आई ई अल्फ़ा आ जाएगा। हम्म। तो ये देखें, आई सी इज इक्वल टू आई ई अल्फ़ा, ये अल्फ़ा आई। अच्छा, सही, इसका अमेंडेड वर्जन है, पहले अगर हम अल्फा मेंशन करके फिर भी अमेंड कर सकते हैं ना? इसको देखें ना, गौर करें ये वाली चीज़। हाँ सर, मैं वही कह रही हूँ, मतलब पहले मैं, इन्होंने लिखा है ना यूजिंग द हाँ, ये डेफिनेशन ऑफ अमेंड अल्फा, करके आप इसमें पुट कर दें इधर। पहले मैं मतलब अल्फा लिख दूं, अल्फा इज इक्वल्स टू IC और फिर ओवर IE, और फिर उसको मैं फिर लिख दूं IC, फिर लेट अलोन हो जाएगा अल्फा IE के। यस। ओके, समझ आ गई। अब आपने अब लिखा है ऊपर की सब, इक्वेशन में इसको पुट कर दो, ऊपर की इक्वेशन में इसमें पुट पुट कर करो। देते हैं। ओके, इसमें पुट किया तो आई, IE, हम्म, और IC की जगह ये अल्फा IE एग्जैक्टली, प्लस IB, हम्म। और फिर रीअरेंज टू सॉल्व IB। अब अब अच्छा, इसी चीज़ IB को को उधर ले अकेला जाएं हम। करना है। IB हो जाएगा फिर IE माइनस अल्फा IE, हम्म। ठीक है, फिर आई ई IB कॉमन ले लिया अकेले आ तो वन गया। माइनस अल्फ़ा रह गया। ओ, आई, अच्छा आई, अच्छा कॉमन आ गया, IE कॉमन ले लिया तो हाँ, 1 माइनस अल्फा आ गया। ओके। फिर आई को उधर ले जाते हैं, नहीं। आई, अब देखो ना, अब इसने क्या किया हुआ है कि वो कहता है कि नाउ यूज़ द डेफिनेशन ऑफ बी, बीटा किधर है, आप ऊपर जाएं ज़रा, ये बीटा था हम्म। आई सी ओवर आई बी, तो वो दोबारा आप बीटा की डेफिनेशन लेंगे, आई सी ओवर आई बी हो गया। IC ओवर IB हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। फिर हम्म। आई सी ओवर आई बी। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, देखो बीटा आपके पास है आई सी ओवर आई बी, ठीक है। हम्म। आई सी की वैल्यू क्या निकाली है, ये हमने निकाली है अल्फ़ा आई ई। हाँ जी। एक मिनट ठहर जाएं बच्चे, एक मिनट। ओके सर, सर क्लियर। अच्छा, दोबारा से, ये तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, छोटा सा पॉइंट रेज करके दोबारा बता देता हूँ। ओके देखो, सर। बीटा की डेफिनेशन क्या है, आई सी ओवर आई बी है। तो हम्म। आई सी और आई बी दोनों की वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं, ये आई सी की वैल्यू है हम्म। और ये हमारे पास आई बी की वैल्यू है। पुट करने के बाद आई ई से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा ओवर वन माइनस अल्फ़ा रह जाएगा, ये बीटा की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यस सर। दैट्स ऑल। अच्छा, अब फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग है ट्रांजिस्टर की। जी, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग है ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, या तो इधर भी पी होता है, इधर भी पी, और दरमियान में एन, पी एन पी। या तो उल्ट, NPN। हाँ एन पी एन हो सकता है, यानी ऑल्टरनेटिवली वी कैन पुट इट एज, यहाँ पे एन, यहाँ मिडल में पी, और यहाँ पे एन, ठीक है। हम्म। अच्छा, मैं अगर इसकी नॉमिनेशन करूँ तो ये हो सकता है एमीटर, ये हो जी। सकती है बेस, और ये हो सकता है कलेक्टर।
ओ अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, और बिल्कुल। यहाँ भी ये कलेक्टर हो सकता है, ये हो सकता है बेस, और ये हो सकता है अगेन से एमिटर। तो यही हम्म। ट्रांजिस्टर होता है ना कि तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। बिल्कुल। अब अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, ओके। मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव बेटा टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल यूँ करता हूँ कि ये मेरे पास बैटरी है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव उसका एक एंड है, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। इस पॉजिटिव वाले को इस पी के साथ अटैच करता हूँ, और इस बेस का एन के साथ इसको यूँ लगा देता हूँ नेगेटिव को। हम्म। तो ये तो फॉरवर्ड बाइस हुआ ना। जी। पी से है पॉजिटिव, और एन एन से है। हम्म। यही हमने असूल पढ़ा था फॉरवर्ड बाइसिंग का। एक मैं यस है। रिव्यू दे बस दें। ये होगा कि उसमें ये देखें, ये उसका देखें, वो ये वाला रीजन कम हो जाएगा ना। कम हो जाएगा, ये अनबाइस्ड है, ठीक है। और हम्म। हमने यहाँ पे देखा था कि अगर आपके पास कोई चीज़ फॉरवर्ड बाइस में चली जाती है तो रिवर्स बाइस था, ये फॉरवर्ड बाइस है। तो इसमें देखो पी टाइप के साथ पॉजिटिव अटैच है, यस है। और एन टाइप के साथ नेगेटिव अटैच है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन जब ट्रांजिस्टर की हमने बनाई हम्म। यहाँ पे, तो हमने पी से पॉजिटिव अटैच कर दिया और एन से नेगेटिव अटैच कर नेगेटिव, दिया, तो ये और फिर फॉरवर्ड वो बाइस हो गया। बिल्कुल। अब इसका मतलब यार ये जो इधर वाला बैरियर होगा ना, ये काम हो जाएगा, ये वाला। अच्छा, ये काम हो दो जाएगा। बैरियर है ना, एक ये भी ये है। जंक्शन है वो अपनी, वो जो भी थी जंक्शन। अब इधर वाले बैरियर की नहीं बात कर रहा हूँ, इस बैरियर को कहेंगे ये काम हो जाएगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन फॉरवर्ड बाइस हुआ है, राइट। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप कोई ऐसा सिस्टम कर देते हैं कि इधर आप लगा देते हैं जी नेगेटिव, और इधर लगाते हैं पॉजिटिव, तो ये वाली जगह तो रिवर्स बाइस नहीं हो जाएगी। जी। ये नेगेटिव के साथ पी अटैच हो गया, पॉजिटिव के साथ एन अटैच। हाँ, अब ये रिवर्स बाइस हो जाएगी और यहाँ पे एरिया जंक्शन वाला एग्जैक्टली स्टैंड कर जाएगा। exactly. हाँ, तो अब एक साइड से करंट ब्लॉक कर देगा, ये एक साइड से गुजरने देगा। बिल्कुल। तो अब ये वाली छोटी छोटी ट्रिकिंग जो है, हम इसको देखते हैं कंडीशनली, जो वो क्वेश्चन कर रहा है, आप जरा समझो। ओके सर। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। हम्म। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप एक साइड फॉरवर्ड करोगे दूसरा बंद हो जाएगा, दूसरे को फॉरवर्ड करोगे पहले वाला बंद हो जाता है। तो वो कहते हैं उसकी बिल्कुल। एसेंशियल कंडीशन क्या है, कौन सी ऐसा तरीका कार है जिसके ज़रिए से हम पूरे ट्रांजिस्टर को एज अ फॉरवर्ड बाइस ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इसने ऊपर लिखी है फॉर ट्रांजिस्टर ब्ला जी, ब्ला ब्ला, ये अगर हम नहीं लिखे, हम फर्स्ट और सेकंड बस दो कंडीशंस बता दें तो सही। मैं बताता हूँ, इसमें से हम शॉर्ट कर लेते हैं। हाँ, मतलब द एसेंशियल कंडीशंस आप इसको यूं कर लेना, फॉर ऑन। ट्रांजिस्टर टू ऑपरेट प्रॉपरली इन द एक्टिव रीजन फॉर एम्पलीफिकेशन, ठीक है। अब सही है। सर अगर मैं वैसे भी लिख लूँ। नहीं ना बेटा, अब हम ट्रांजिस्टर की नॉर्मल वर्किंग भी तो देखेंगे ना, तो हम ये लिख रहे हैं कि फॉर ट्रांजिस्टर टू ऑपरेट प्रॉपरली, बस, हाँ, ठीक ये है। आगे वाली बातें भी उसने कार। आगे लिखा है ना, क्योंकि ये एम्पलीफाई करता है, इसलिए उसने फॉर एग्जांपल लिखा है कि एम्पलीफिकेशन के लिए। इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन से मुराद ये है बेटा कि जहाँ उसकी ज़रूरत होगी ना, अच्छा, चलिए। इट ऑपरेट मस्ट बी बड़ा। बाइस्ड करेक्टली। तो इसका मतलब यार देखो ना, वो एक्टिवली करंट तभी पास ऑन करेगा जब जब वो बाइसिंग उसकी प्रॉपर होगी। बिल्कुल, ये तो सही है। अच्छा, अब वो कहता है कि एसेंशियल कंडीशन क्या है, जनरली हम देखते हैं। पहली तो ये है कि बेस एमिटर जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस हो। हम्म। वो कह रहे हैं आगे कि द बेस एमिटर जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बाइस टू अलाउ द करंट टू फ्लो फ्रॉम द एमिटर टू बेस। अब ऐसा तो नहीं होगा अगर इनपुट ही नहीं है, क्योंकि बेस एमिटर से इनपुट है। हम्म। तो इनपुट ही नहीं है तो भाई वो क्या आगे परफॉर्म करेगा। एमिटर वाली साइड सर फॉरवर्ड बाइस हो और कलेक्टर वाली बाइस रिवर्स बेस बाइस। रिवर्स बाइस हो। हाँ, अब ये कह रहा है, ठीक है, फॉर एन पी एन ट्रांजिस्टर, ये भी कंडीशन भी है ना कि कौन सा ट्रांजिस्टर लगो, एन पी एन वाला। जहाँ पे दोनों साइडों पे नेगेटिव हो और दरमियान में पॉजिटिव हो। हम्म। तो ऐसे ताकि ट्रांजिस्टर। फॉरवर्ड बाइस में नेगेटिव के साथ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आएगा। हाँ, फॉरवर्ड तभी होगा। तो अब वो कहता है कि जी। एन पी एन ट्रांजिस्टर के लिए दिस मीन्स, इसका मतलब ये होता है बेस इज एट
हायर पोटेंशियल। देखो पी फॉर पॉजिटिव है ना, तो पी पॉजिटिव बेस होती है ना, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल ज़्यादा होता है ना। बिल्कुल, तभी उसकी जगह भी तो फिर हाँ, तो वो कह रहे हैं कि बेस का पोटेंशियल एट हायर पोटेंशियल, बेस जो है उसमें हायर पोटेंशियल पर होगी देन एमिटर। ये खास बात है। हम्म। अब वो कहते हैं टिपिकली बाय अबाउट 0.7 वोल्ट फॉर अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। इसको बेशक छोड़ दो मेरे हाँ ख्याल। जी, बेशक सर, काट दें प्लीज। ये गया, बस आप ये कहें कि बेस इज एच हायर पोटेंशियल देन एमिटर, ठीक है। बिल्कुल, ये थोड़ी याद करने वाली बात है पर। देखो देखो इसको समझें, याद की नहीं है। देखो बेटा कि पी फॉर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेंटर में है ना, तो सेंटर पे बेस है ना। हम्म। तो पॉजिटिव टर्मिनल को आपने ज़्यादा वोल्टेज या हायर पोटेंशियल कहते होते हैं ना एमीटर की निस्बत। यस। अब दो एमीटर या इधर वाला एन एमीटर है और या फिर इस साइड वाला जो है वो कलेक्टर एक बन जाएगा। तो दोनों के वो तो कलेक्टर या एमीटर हो सकते हैं, लेकिन बेस में तो सर कोई बीच डाउट नहीं है, वाली। वो तो एक ही है। जी। तो सेंटर वाली जगह पर आपने पॉजिटिव दे देना और साइड से एक को नेगेटिव दे दिया, ठीक है। यस सर। और अब फिर सर अगर यानी ये कह रहे हैं कि तब फॉरवर्ड बाइस होगा। तब फॉरवर्ड बाइस है। लेकिन अगर आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर आ जाए भाई, हम्म। तो नेगेटिव आप बेस को क्या होना चाहिए, हायर पोटेंशियल पे या लोअर पे। सर अब ये तो मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, अब बेस के हमारे ऊपर पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव इस पीएनपी में। पी एन पी पे बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव का लो पोटेंशियल होता है या हाई पोटेंशियल होता है। लो पोटेंशियल होता है हाँ, तो मेरे फिर इसका ख्याल से। मतलब यही हुआ ना कि फिर एमिटर जो होगा इज एट हायर पोटेंशियल देन बेस। ओ अच्छा, हमेशा पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल वाला है, तो हाँ हमेशा जहाँ पे भी पॉजिटिव होगा वो हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा। हाँ, सिंपल। जी सर, समझ आ गई। तो अब ये यानी वो कह रहा है कि दो कंडीशन, अगर दो टाइप के ट्रांजिस्टर हैं, एक एन पी एन होगा तो बेस को हायर पोटेंशियल देंगे तब फॉरवर्ड बाइस है। पी एन पी होगा तो बेस को लोअर पोटेंशियल देंगे तब फॉरवर्ड बाइस है। हम्म। क्लियर। यस सर, क्लियर मेरे को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस। यस सर। अब कलेक्टर बेस जंक्शन जो है, कलेक्टर बेस जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बाइस टू इंश्योर द ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन एक्टिव रीजन। अगर किसी सर ट्रांजिस्टर, एक जो हमारी बेस एमिटर जंक्शन है, हाँ, मतलब ये मतलब एक जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसके हम्म, अंदर मतलब ये दोनों चीजें साइड बाय साइड काम कर रही हैं, और मतलब जो अपना बेस एमिटर है वो मतलब फॉर इंस्टेंस अगर लेफ्ट पे है तो वो लेफ्ट का मैकेनिज्म चलाएगा ताकि यस यस कलेक्टर की फिर सारी चीज चले। यस। और कलेक्टर के ऊपर मतलब फॉरवर्ड बाइस, सॉरी रिवर्स बाइस आएगा, और एमिटर के ऊपर फॉरवर्ड बाइस आएगा। हाँ, तो इसमें ये करेगा ना कि ट्रांजिस्टर फिर एक साइड के करंट को रोक लेगा और दूसरी साइड पे कंटिन्यू करेगा। हाँ, एमिटर वाली साइड पे कंटिन्यू यस। करेगा। नहीं, कलेक्टर वाली में से निकलेगा ना, नहीं एमिटर यार, के अंदर सुनो जाएगा ना, ना। उसमें ये केस हो जाएगा, ज़रा देखो और करो। इसका आसान तरीका मैं समझाऊं किधर सर गया। नहीं, मुझे आप ये बता सकते हैं कि इधर करंट देखिए, कहाँ से आएगा। यस, करंट हमेशा इनपुट एमिटर और बेस से आती है। हाँ, ये यही मैं भी कह रही थी, कलेक्टर से ही मतलब निकलेगा, मतलब उसकी तरफ से देखो आउटपुट। देखो देखो देखो, सुने दो सुने, एमिटर और बेस ये इनपुट होते हैं। जी, और बेस और कलेक्टर फिर आउटपुट होते हैं। अच्छा, अभी ठहरो, इसके साथ एक और बात ऐड कर दूं। हम्म। जब आप इस केस में जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो एमिटर और बेस से, हम्म। तो आपने बेसिकली एमिटर से करंट का फ्लो दिया, फॉरवर्ड दिया। हम्म। तो वो एमिटर से इलेक्ट्रॉन भागते भागते भाई पी में आ गए, एन से पी में, जी। ठीक है। अब ये वाला रिवर्स है, हम्म। ठीक हो गया। ये अभी हम पढ़ेंगे ना रिवर्स वाला। हाँ, तो रिवर्स में ये वाला जंक्शन बड़ा बड़ा हुआ पड़ा होगा डेप्लीशन, तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उधर से उधर आ हाँ, जाएंगे। बड़ी हो जाएगी जगह अपनी। तो वो जंक्शन इलेक्ट्रॉन भी। एमिटर से होते हुए बेस से निकल जाएंगे। ओके। यस। अच्छा चलें भाई, यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा। अब ये तो क्लियर हो गया पहले कि फॉरवर्ड कैसे होगा। यस सर। अच्छा, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होना चाहिए। यस सर। द कलेक्टर बेस जंक्शन मस्ट बी द रिवर्स बाइस्ड टू इंश्योर द ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन एक्टिव रीजन। ये फिर वही नॉर्मल बात है
फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर आ गया। The collector base junction must be reversed by to ensure transistor operates अब in सेंटर P में देखिए and ज़रा चुप okay. करके कि सेंटर में कौन सी चीज़ है, पी है। Positive high potential होगा, अगर सेंटर में पी पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो बेस ज्यादा होगी, तो बेस बेस हायर ज़्यादा हो पोटेंशियल जाएगी वाली ना, वो तो होगी। हाँ फॉरवर्ड हो जी। जाएगा। हाँ। तो हम तो रिवर्स कर रहे हैं, ये देखो ना, रिवर्स वाइज काम बढ़ रहे हैं ना। जी। तो इसका मतलब आप बेस को कम रखो और कलेक्टर को ज़्यादा रखो। बेस को कम रखो। पॉजिटिव की बजाय इधर नेगेटिव रखो बेस पे, सेंटर पे। अच्छा। यार देखो ना, सेंटर में एन पी एन जो है, तो एन फॉर नेगेटिव है, पी फॉर पॉजिटिव है। हम्म। तो पॉजिटिव को अगर आप नॉर्मली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं तो वो तो फॉरवर्ड हो जाता है। हम्म। हम चाह रहे हैं कि ये रिवर्स हो, तो इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को या सेंट्रल बेस को आप नेगेटिव से जोड़ें, लो वोल्टेज से। हम्म। तो यही कह रहा है कि एन पी एन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर इज एट हायर पोटेंशियल देन बेस। हम्म। यानी कि बेस को पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव से जोड़ेंगे तो वो लोअर पे भी हो सकता है। यूं भी तो कह सकते हैं कि बेस विल बी एट लोअर पोटेंशियल देन कलेक्टर। हम्म। हम्म, सुर बता रही है कि समझ नहीं। सर नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सर पहले वाला जो सा सवाल था उसमें भी हमने एनपीएन और पीएनपी दोनों का जिक्र किया है, तो लेकिन इसमें उसमें भी एमिटर के साथ था। अच्छा। ये इतना बड़ा जो लिखा हुआ है, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस। ओके। अब कलेक्टर के साथ है ना, तो अब क्या होगा? हाँ, अब कलेक्टर में भी फॉरवर्ड बाइसिंग किस कंडीशन में होगी ये बताओ। यार फॉरवर्ड बाइस के लिए आप इन दो जगहों को देखें। ये हम्म। अगर पी को पी से अटैच कर दिया और एन को एन से, तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कलेक्टर बेस को रिवर्स करेंगे। अच्छा। इसका मतलब पी की जगह पर इधर नेगेटिव टर्मिनल डाल दें और नेगेटिव एन की जगह कलेक्टर पे आप क्या डाल दें, पॉजिटिव टर्मिनल। हम्म। नहीं समझ आई? सर आप समझाएं आगे, शायद मुझे क्लिक हो जाए। जी बेटा। सर मैं कह रही थी कि सर अगर आप आगे समझाएं, हो सकता है मुझे क्लिक हो जाए। फॉर एन एनपीएन ट्रांजिस्टर हम्म। द कलेक्टर इज एट हायर पोटेंशियल अब देन। देखो ना बेटा, कलेक्टर में देखो, पहले गौर करो, एन पी एन में साइडें बे एमिटर और कलेक्टर की कौन सी होंगी, एन फॉर अच्छा नेगेटिव। सर, मुझे समझ आ गई। सर अब कलेक्टर बनाना है ना, तो उसमें हमने हाँ, बेस जो सी, ये तो कंफर्म बात है कि जो पी है वो बेस है। बेस है। पर तो हमारा इसमें कंसर्न एन से होगा, यस। पी से नहीं होगा, हाँ। क्योंकि कलेक्टर बनाना है। तो फिर हायर पोटेंशियल पे होगी अपनी कलेक्टर, और कलेक्टर कौन सी है? एन है। और एन फिर है। इसी तरह फॉर पी एन पी देखते हैं। उसमें अब इसका जरा रिवर्स मैं, हो जाएगा। हाँ मतलब मैं थोड़ा अपने आप से थोड़ा क्वेश्चन ओके। करती हूँ। अब हमने वापस कलेक्टर को हायर हायर उस पे लाना है, पोटेंशियल पे। तो फिर इसमें फॉरवर्ड हो जाएगा। एन बीच में है, तो फिर एन बेस है एन। तो एन के साथ बेस पॉजिटिव को हमारा अटैच करेंगे पी को, तो फिर ही होगा ना। कलेक्टर, फिर जो हमारा होगा ना वो वो लोअर उसमें बेस वोल्टेज पे हायर होगा। हायर हायर है। हाँ, इसमें कलेक्टर इज यार एन एट। है ना, तो इसको पी से अटैच करेंगे तो ये बेस हायर पे आएगी ना। भाई ये वर्ड याद रखो कि हम रिवर्स करवाना चाह रहे हैं। हेलो। एक सेकेंड सर, मैं वो देख ही रही हूँ। एक सेकंड सर, मुझे बहुत गौर से देखने दें सर, इसको थोड़ा सा ऊपर करिएगा। द हाँ बेस अब। emitter junction must be forward biased. Okay. And the collector base junction must be reverse biased. And the transistor should operate in active region. ओके सर, एक्टिव रीजन वो है जिसमें मतलब वो जो आपने बताया था इलेक्ट्रॉन्स वाली जगह, दो दो वो जो होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव कभी श्रिंक हो जाएंगे, कभी एक्सपैंड हो जाएंगे।
और वो हाँ श्रिंक हाँ तब हाँ, होंगे बस जब वो फॉरवर्ड बाइस डिप्लीशन। होगा। हाँ, डिप्लीशन जंक्शन ओए वो एक्टिव रीजन है डिप्लीशन ना। रीजन है। एक्टिव रीजन कौन सा है फिर? शुड ऑपरेट इन एक्टिव रीजन से मुराद ये है कि जहाँ पे ट्रांजिस्टर को एक्टिवली अटैच। परफॉर्म करे, जहाँ पे उसका करंट ज़्यादा चाहिए होगा वो। ओके। ओके हमारा कुछ भी ऑलराइट। है, इसको निकालो बस, ऐसे ही फिलहाल याद कर लो, ठीक है। हाँ, बस द ट्रांजिस्टर शुड ऑपरेट, आगे एक्टिव रीजन भाड़ में जाए। ओके, हम इसके फोर क्वेश्चन पे आते हैं। यस सर। एक्सप्लेन व्हाई इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाइडली यूज्ड टू एम्पलीफाई द सर्किट्स। वो एक्सप्लेन व्हाई इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाइडली यूज इन एम्पलीफायर सर्किट्स। अच्छा बताएं सर। द कॉमन एमिटर यानी सीई कॉन्फ़िगरेशन इज वन ऑफ द थ्री बेसिक बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। हम्म। बीजीटी वो ट्रांजिस्टर वाली ट्रांजिस्टर ही ना। इसको ये सारे को काटो। ओके। इट इज़ वाइडली यूज्ड, आप सिंपल ये लिखेंगे, फॉर। इन एम्पलीफायर सर्किट्स फॉर द फॉलोइंग रीज़न। पहली रीज़न, एक तो हाई करंट गेन होता है, ठीक है। हम्म। बी, ये जो लिखा हुआ है ना, ये बीटा को कहते हैं। ये रेशो है बेसिकली ऑफ द कलेक्टर करंट टू बेस करंट। सर वैसे ये जो इसके आपने पॉइंट्स बनाए हुए, हाई करंट गेन, हाई वोल्टेज गेन, फेज इन्वर्जन, ये तो सर डायरेक्ट बंदा लिख दे, हाई करंट गेन, हाई वोल्टेज सिर्फ गेन, सिर्फ इसको बस नाम। सेंटेंस। हाँ, क्या बात, सेंटेंस बस बंदा सुभान बना दे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या जी। बात। है क्या हुआ सर? हाँ सुभान अल्लाह, मैं कह रहा हूँ क्या ही बात है। सर तो सही नहीं बोला मैंने या गलत बात बोली है? मैं कहता हूँ नूर बच्चे, आपको अगर दुनिया में शॉर्टकट लगाने का कोई तरीका ढूंढना हो तो आपको मतलब है। सर तो सही बोल रही हूँ ना सर, इसी को बंदा इंटरप्रेट कर दे। अब देखिए फेज इन्वर्जन भाई वाले को उन्हीं मुझे की लगता है। कुछ लाइन लिखोगे तो सही ना बच्चे, ये तो ऐसे हाई करंट गेन होता है, लो करंट, हाई वोल्टेज गेन होता है, कैसे होता है कोई पता नहीं है। सर वो अब उसको पता होगा ना जो हाँ चेक कर। उसको, आपको पता नहीं है, वो आपसे पूछ रहे हैं, आप उसको कह रहे हो उसको पता है, वाह भाई वाह। अच्छा सर बताएं क्या होगा सर। इन सर द, इतनी आपने ड्राउनी ड्राउनी आगे बातें लिखी हैं, 20 से 1000 तक, पता नहीं क्या क्या। यार खैर। इसको काट लेते हैं ना, कम कर लेते हैं ना। नहीं नहीं सर, अच्छा बताएं, कम करके दें सर, मैं कम वाला याद कर लूंगी। देखो ना, ये कह रहा है इन द कलेक्टर, जो एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, द यस सर। करंट गेन बीटा जो है इज टिपिकली लार्ज, सिंपल। अब उसने बीटा को फिर दरमियान में एक्सप्लेन किया हुआ है, द रेशियो ऑफ कलेक्टर टू बेस, ये बीटा हम्म। होती है, तो वो लार्ज आएगी पहली बात। अब वो उसको बता रहा है कि ये इसका क्या मतलब है लार्ज आने का। तो कह रहे हैं कि हम्म। दिस मीन्स दैट द स्मॉल बेस करंट कैन बी कंट्रोल अ मच लार्जर कलेक्टर करंट प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट करंट एम्पलीफिकेशन। क्या मतलब है, उसने एमीटर से थोड़ा सा चीज़ लिया, बेस खुद भी थोड़े से पास ऑन किया, ज़्यादा उसने कलेक्टर को दे दिया। सर मेरे ख्याल से ना ये मुझे बड़ी मुश्किलों से समझ आ रही है, पर समझ नहीं आ रही मुझे। चाहती क्या है आप बचा, मैं समझना चाहती हूँ सर, और मैं क्या समझना चाहती हूँ? चाहती हूँ, मैं कैसे समझाऊँ जब बता रहा हूँ। एक तो सर बहुत लेक्चर भी मुश्किल रिकॉर्ड हो रहा मुश्किल है बातें उर्दू। आप बता रहे हैं, मुझे थोड़ी समझ नहीं लग रही। बेटे आप चाहते हो मैं कभी ज़िंदगी में चैप्टर खोल के बिना दे कोई शॉर्ट करूं, और वो भी 2 मिनट में हो जाए। सर नहीं, शॉर्ट थोड़ी ना करिए, तो इतने सारे सवाल कर रही हूँ। वही मतलब, चलो ऐसे लो जो भी हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये बस ऐसे ही हो जाए बगैर चैप्टर पढ़े, ऐसे तो यार मेरे से नहीं होते हैं। आप तो फिर भी बच्चा अभी पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम पे। हाई करंट गेन, एक्सप्लेन व्हाई इज कॉमन एमिटर इसको कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल अल्फाज में पुट करूं आपकी समझ के लिए, हम्म। वो कहता है भाई हम ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाले ट्रांजिस्टर यूज़ ही क्यों करते हैं एम्पलीफायर सर्किट में। अच्छा। तो ये यूं ताकि। बात हुई ना यार कि हाई करंट गेन, इससे हम ज़्यादा करंट या इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज़्यादा ले सकते हैं ना, हाँ तभी जी। एम्पलीफाई करता है ना उल्लू का पट्टा। हाँ, आवाज भी एम्पलीफाई हो तो जाती वो है। उसको अपनी लैंग्वेज में लिख रहा है कि इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कलेक्टर इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो गेन है ना, ये जो आपके पास आउटकम आती है उसको गेन कह रहा है ना। हम्म। तो वो कह रहा है टिपिकली लार्ज हो जाती है भाई, 220 से 1000 तक चली जाती है।
अच्छे से मतलब करंट गेन का नाम बीटा है, और वो सर ये हटा दें, रेशियो ऑफ कलेक्टर टू बेस ये हटा दें, अबे इसको ना उड़ा दें इस धरती से सर। उसने इतने खैर, अच्छे से लिखा हुआ है, अच्छा चलें हटा दिया। हाँ बेट करंट गेन जॉन सा है ना, वो बस मैं लिख दूंगी, बीटा भी हटा दूंगी मैं तो। सर बीटा भी हटा दें, बीटा भी उश, हटा दें। करंट गेन ना टिपिकली हो जाता है, ये मैं याद कर लूंगी कि 20 अच्छा से 1000 तक अब का। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि स्मॉल बेस करंट कैन बी कंट्रोल्ड मच लार्जर कलेक्टर करंट। सर ये छोड़ें, ये छोड़ें, बाय बाय इसको करेंगे। ये मौत आ जाएगी। बस बात सीधी सीधी सी कि 20 से 1000 तक का हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा करंट गेन, बहुत प्यारी बात होगी ये सर, बहुत अच्छी भी होगी, इसमें वो प्रूफ भी दे दिए कि कितना हो रहा है। अच्छा सर, अब है हाई वोल्टेज गेन द सी इज आल्सो, अच्छा क्या आल्सो प्रोवाइड द हाई वोल्टेज गेन बिकॉज द आउटपुट वोल्टेज स्विंग। आउटपुट वोल्टेज इज लार्ज, आप यूं को स्विंग को छोड़ो, कंपेयर टू द इनपुट। हाँ, अच्छा provides a high voltage gain because the high, okay, the arrow is large compared to the input voltage, ठीक है। द the आउटपुट arrow, रेजिस्टेंस इज रिलेटिवली हाई एंड द इनपुट ये रेजिस्टेंस इज छोड़ें मॉडरेट। सर, ये क्या फजूल बात कर दी इसने। ये लें आगे। सर अब फेज इन्वर्जन क्या चीज होती है? यार फेज इन्वर्जन ये होती है कि, या अल्लाह हर चीज़ जो नहीं पढ़ी हुई है हमने। सर आसान वर्ड में बता दें फेज इन्वर्जन क्या होती है। फेज इन्वर्जन क्या होती है? कोई फेजेस ही कन्वर्ट होते होंगे यार सर। आपने अल्टरनेटिंग करंट के अंदर फेज डिफरेंस का को कंसेप्ट पढ़ा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसकी फेज इन्वर्जन बता रहा है बेसिकली। द सी configuration inverts the input signal 180 फेज शिफ्ट करता और है, डिग्री पे ऑटोमेटिकली वो फेज शिफ्ट हो जाएगा। which is useful in many amplifiers। बस सर आगे काट दे, सर हमने लाजिम सी क्या बात है, करना आप है। लिख दें विच इज़ यूजफुल इन मैनी एम्पलीफायर, सारों में एक ही बात लिख लो। हाई करंट गेन विच इज़ यूजफुल इन मैनी एम्पलीफायर, हाई वोल्टेज गेन विच इज़ यूजफुल। सर मेरे पास में होता, मैं यही करती हूँ। चल चलिए मैं सर, आपको थोड़ा एक सा, बात सुनाता हूँ, ठहरें ठहरें ठहरें। सर थोड़ा सा तो बता ही देते हैं ना सर, क्या आप इतना तो नहीं काटे ना सर, इसको तो काटे, मुझे ओसीडी हो रही है इसको देख के, इसका इतना मत नहीं, पूरा नहीं काटना सर, स्पेशली से काटें सर। मॉडरेट इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस कौन सी चीज़ होती है बताएं, शाबाश। सर रेजिस्टेंस, हाँ मतलब रोकना, कलेक्टिव मतलब रेजिस्टेंस। हाँ कलेक्टिव रेजिस्टेंस टू, पता नहीं क्या थी, इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इम्पीडेंस, यस। अच्छा अब देखें ज़रा, ये कह रहा है कि सी ई कन्फिग्रेशन जो कलेक्टर मीटर कन्फिग्रेशन होगी हैज़ मॉडरेट इनपुट इम्पीडेंस। एज मॉडरेट, अच्छा हाँ रुकावट कम है ना इसके अंदर। ठीक है। ओके एंड रिलेटिवली हाई आउटपुट इम्पीडेंस। इनपुट में आपको रुकावट कम होगी और सर, आउटपुट थोड़ी में सी ज़्यादा। रट्टा मार लेंगे, इनपुट में रुकावट अपनी कम है तो आउटपुट में ज्यादा है, आउटपुट में इम्पीडेंस होगी तो क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, आगे अब लिखा हुआ है ना आउटपुट कि तो दिस आ ही मेक्स द गया ना। सूटेबल फॉर इंटरफेसिंग हाँ विद अदर सर्किट। हाँ, दिस मेक्स इट अ गुड, जो भी है। गुलाम रसूल। नहीं sir, क्या था सर, गुड क्या हो सकता है सर, गुड कोई और। एम्पलीफायर यार, और क्या हो सकता है, एम्पलीफायर को पढ़ रहे हैं हम। ओ, वो एम्पलीफायर सर एक गाना भी होता है मेरे ख्याल से। ना मेरे ख्याल से नहीं सुनते हो, उल्लू के पटे इंसान सर हो गए मैंने हम। नहीं, मैंने नहीं सुना, मैं बचपन में कहीं सुना होगा, अली सुना हाँ होगा। वो होता है, पुराना हो गया, कबल अज मसीह की बात है। आप भी वैसे माशाल्लाह से बेटे बहुत पुराने लोग हैं। हाँ सर हाँ, हम भी पुराने ही लोग हैं। वर्सटेलिटी पे आते हैं नेक्स्ट, ठीक है सर ये फजूल है, वर्सटिलिटी क्या, कोई इंग्लिश कैसे लिख रहे हैं हम, ये एमी ले चल। ना लिखो। ओह